8 पार्ट तक बता दिए थे आपको। अब पार्ट 9 में देखिए, पार्ट 9 में यहां से देखिए, कहता है कुछ वैसे नाउन होते हैं जिनके साथ ईएस या ईएस लगाने पे उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, मतलब उसका अर्थ ही चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए कुछ वैसे नाउन होते हैं, कुछ वैसे नाउन होते हैं जिनके साथ यदि हम यस ऐड कर देते हैं तो उनका जो मीनिंग होता है, अर्थ जो होता है, बदल जाता है। और सब नाउन के साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ नाउन के साथ ऐसा होता है। जैसे में देखिएगा, अगर आप बोलते हैं वाटर तो इसका हिंदी मीनिंग निकलता है पानी, लेकिन जैसे ही अगर आप वाटर में यस लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है जलाशय बोलते हैं, मतलब उसको हम समुद्र बोलते हैं। तो कंप्लीटली मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे में अगर हम बोलते हैं वी शुड ड्रिंक फ्रेश वाटर्स, लिखना सही है या सही है वी शुड ड्रिंक फ्रेश वाटर, तो हम बोलेंगे फ्रेश वाटर, क्योंकि हम फ्रेश समुद्र को नहीं पी सकते हैं, बल्कि हम क्या पी सकते हैं, पानी को। एग्जाम में क्या करेगा, वाटर के सेंस में लगा देगा वाटर्स, और जहां समुद्र का सेंस रहेगा वहां मीनिंग चेंज करके लगा देगा वाटर। तो इस बात को हमको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे में देखिए नेक्स्ट में, वुड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन वुड्स का मतलब क्या होता है, जंगल। अगर हम सेंटेंस बोले, अगर हम बोलते हैं द टेबल इज मेड ऑफ वुड्स, ये लिखना सही है, यह लिखना सही है द टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो हम बोलेंगे लिखना सही है वुड, क्योंकि टेबल जब भी मिलके बना होता है तो बना होता है लकड़ी से, ना कि जंगल से। लेकिन अगर हम बोलते हैं बी फाइंड द कैटल इन द वुड्स, या केवल वुड लिखेंगे, मतलब हमने मवेशी को पाया या खोजा, कहाँ खोजा, आप लकड़ी में खोजे हैं या जंगल में खोजे हैं, तो बोलेंगे जंगल, तो वहां वुड्स होना चाहिए। बस यही बात को याद रखना है। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट में, लैंड का मतलब होता है धरती, और लैंड्स का मतलब क्या होता है, देश होता है। कंप्लीटली मीनिंग चेंज है। फ्रूट का मतलब होता है फल, और फ्रूट्स का मतलब क्या होता है, परिणाम होता है, रिजल्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, कलर का मतलब होता है रंग, और कलर्स का मतलब क्या होता है, झंडा होता है। पेन का मतलब होता है दर्द, और पेन्स का मतलब क्या होता है, प्रयास होता है। नेक्स्ट देखिए, टाइम का मतलब होता है समय, और टाइम्स का मतलब क्या होता है, काल होता है। नेक्स्ट, नंबर का मतलब होता है संख्या, जबकि नंबर्स का मतलब क्या होता है, कविता होता है, वचन जिसको बोलते हैं। वे का मतलब होता है रास्ता, और वेज का मतलब क्या होता है, व्यवहार होता है। फिर से इस बात को देखिए, वाटर का मतलब होता है पानी, वाटर्स का मतलब होता है समुद्र। वुड का मतलब होता है लकड़ी, वुड्स का मतलब जंगल। लैंड का मतलब धरती, लैंड्स का मतलब देश। फ्रूट का मतलब फल, फ्रूट्स का मतलब परिणाम। कलर का मतलब होता है रंग, और कलर्स का मतलब क्या होता है, झंडा। पेन का मतलब होता है दर्द, और पेन्स का मतलब क्या होता है, प्रयास। टाइम का मतलब होता है समय, और टाइम्स का मतलब क्या होता है, काल। नेक्स्ट, नंबर अगर बोले तो इसका मतलब होता है संख्या, जबकि नंबर्स का मतलब क्या होता है, कविताएं होता है। वे का मतलब होता है रास्ता, और वेज का मतलब क्या होता है, व्यवहार होता है। इतना बात याद रखना है। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखना है, सेम सेम इसी तरह आ रहा है। उसी तरह एडवाइस का मतलब होता है सलाह, जो कि बताए थे आपको कि एडवाइस जो है अपने आप में अनकाउंटेबल होता है, इसके साथ कभी भी यस यस का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही अगर इसमें यस यस यूज कर लेंगे तो फिर सलाह का मीनिंग नहीं देगा, वो सूचनाएं का मीनिंग देगा, मतलब इंफॉर्मेशन का मीनिंग देगा। तो फिर से याद रखना है, अगर शब्द के अंत में अगर सीई लगा हो तो समझेंगे कि सलाह के बारे में बात कर रहा हो, लेकिन अगर उसके साथ अगर यस ऐड कर दिया हो, इसका मतलब सूचनाएं होता है। तो फिर से सुनिए, एडवाइस का मतलब सलाह, एडवाइसेस का मतलब क्या होता है, सूचनाएं। नेक्स्ट, क्वार्टर का मतलब होता है टुकड़ा, जबकि जब इसमें यस ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब होता है भवन होता है। इसी से बोला जाता है, आप सेंटेंस में सुने होंगे, बोलते होंगे कभी भी कि क्वार्टर्स, हेड क्वार्टर्स बना है इसी से। आप कभी भी नहीं लिखा होगा किसी बिल्डिंग में, गवर्नमेंट बिल्डिंग में, कि हेड क्वार्टर, क्योंकि जब भी होता है भवन के मीनिंग के सेंस में तो लिखाता है हेड क्वार्टर्स। तो क्वार्टर का मतलब होता है टुकड़ा, और क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है, भवन। नेक्स्ट देखिए, सैंड का मतलब होता है बालू, जबकि सैंड्स का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। नेक्स्ट, कस्टम मतलब होता है प्रथा, जबकि कस्टम्स मतलब होता है कर होता है। कर बोलते हैं तो किसको बोलते हैं, टैक्स को। ये टैक्स को बोलते हैं क्या,
कर बोलते हैं। नेक्स्ट, फिजिक का मतलब होता है दवा, जबकि जब भी आप इसमें यस ऐड कर देते हैं इसका मतलब होता है भौतिकी, जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, अगर इसमें आप यस नहीं ऐड करते हैं तो इसी से बना है फिजिक, दवा, इसी से बना है फिजिशियन। उसी तरह अगर यस ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है क्या, भौतिकी बन जाता है, जो कि अध्ययन का विषय होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रीमाइज का मतलब होता है प्रस्तावना होता है, और प्रीमाइजिस का मतलब क्या होता है, परिसर होता है, परिसर बोलते तो भवन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा होता है, जबकि आयरन्स का मतलब क्या होता है, आयरन्स का मतलब हथकड़ी होता है। ठीक है, जब भी अगर बात करते हैं केवल आयरन तो इसका मतलब क्या होता है, लोहा। जब आप इसमें यस ऐड कर देते हैं तो हथकड़ी का मीनिंग देता है। नेक्स्ट, कॉपर का मतलब होता है तांबा, जबकि कॉपर्स का मतलब क्या होता है, सिक्का होता है। फिर से इस बात को देखिए, फिर से स्टार्टिंग से। एडवाइस का मतलब सलाह, एडवाइसेस का मतलब सूचनाएं। क्वार्टर का मतलब टुकड़ा, क्वार्टर्स का मतलब भवन। सैंड का मतलब बालू, सैंड्स रेगिस्तान। कस्टम प्रथा, कस्टम्स कर। फिजिक दवा, फिजिक्स भौतिकी। प्रीमाइज प्रस्तावना, प्रीमाइजेस परिसर। आयरन लोहा, आयरन्स हथकड़ी। कॉपर तांबा, कॉपर्स सिक्का। ये बात हमको याद रखना पड़ता है, क्योंकि जब भी अगर सेंटेंस में दिया हुआ रहे तो दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, लेकिन जब भी अगर आप समझिएगा कि मीनिंग सेम होता है तो हमेशा आपसे एरर हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना है कि जितना बात दिया गया है सबका मीनिंग चेंज हो जाता है जब आप इसमें यस ऐड कर देते हैं शब्द के अंत में। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब यूजेज ऑफ नाउन में देखिए, यूजेज ऑफ नाउन में देखिएगा हमेशा याद रखना है कि भाई का दो मीनिंग होता है। भाई का अगर हम बोले तो भाई का कितना मीनिंग होता है, तो बोलेंगे दो मीनिंग होता है जी। हम बोलेंगे कौन कौन सा, देखिए, एक होता है ब्रदर और एक होता है ब्रेदरेन। अब दोनों में अंतर सुन लीजिए। ये वाला जैसे अगर यस लगा देते तो प्लूरल बन जाता है, इसमें ई एन लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, प्लूरल बन जाता है। अगर हम ब्रेदरेन लिखना है तो बी आर ई, जैसे अगर ओ के जगह अगर ई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, प्लूरल बन जाता है। इसलिए याद रखना है कि ये भी प्लूरल फॉर्म है, ये भी क्या है, प्लूरल फॉर्म है। तो ब्रदर्स का मतलब होता है रक्त संबंधी भाई, रक्त संबंधी भाई का मतलब होता है अपना भाई, जबकि ब्रेदरेन का मतलब होता है आपसी समझौते का भाई, मतलब मेल जोल वाला भाई। जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी लोग होते हैं वे रक्त संबंधी भाई नहीं होते हैं, मतलब ब्लड रिलेशन उनसे जुड़ा हुआ नहीं होता है, मतलब आपसी समझौते का भाई होते हैं। तो दो मीनिंग याद रखना है, भाई का दो मीनिंग, फर्स्ट में होता है ब्रदर्स और नेक्स्ट में क्या होता है, ब्रेदरेन। दोनों अपने आप में क्या है जी, तो बोलेंगे प्लूरल। सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है, लिखा है कि मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी आर ब्रदर्स। अब आप शब्द सुने होंगे कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जो है वो एक ही पिता के संतान है, मतलब ब्लड रिलेशन है, उनके एक ही पिता के संतान में से दो बेटे हैं। जब भी अगर एक ही पिता के संतान में से अगर बात करेगा तो हमेशा किसका यूज करते हैं, ब्रदर्स का यूज करते हैं। लेकिन यदि आपसे समझौते का बात करेगा तो हमेशा किसका यूज करेंगे जी, ब्रेदरेन का। जैसे देखिए आप शब्द सुने होंगे हिंदू मुस्लिम एंड सिख, अगर आप लगा देते हैं ब्रदर्स तो गलत हो जाएगा, इसको लिखना चाहिए हिंदू मुस्लिम एंड सिख आर ब्रेदरेन, BRETHREN। अब बताइए इसमें एक से अधिक है तो BRO नहीं होता है, BROTHREN जो है वो सिंगुलर फॉर्म है। उसी तरह अगर ब्रदर में अगर बोले सिंगुलर फॉर्म तो BROTHER होता है, तो ये सिंगुलर फॉर्म है। अगर इसका प्लूरल बनाना है तो इसमें यस ऐड करेंगे, अगर ब्रेदरेन का प्लूरल बनाना है तो ओ की जगह क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे। ये बात याद रखना है। तो एक से अधिक है तो ओ वाला नहीं होगा, ई वाला होगा। अब ये भी बात रखना है इसमें ब्रदर भी नहीं होगा क्योंकि ब्रेदरेन यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर आपसी समझौते का भाई के बारे में बात करना है। तो दो मीनिंग याद रखना है, भाई का दो मीनिंग होता है। अगर आप ब्रदर्स बोले तो प्लूरल, या ब्रेदरेन बोले तो भी प्लूरल। इसका यूज किया जाता है अपने भाई सगे संबंधी भाई के साथ यूज करते हैं, इसके साथ आप समझौते के साथ यूज करते हैं, बस यही याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अविवाहित का दो मीनिंग होता है, एक होता है बैचलर और दूसरा होता है मेड। बैचलर जब भी बोलते हैं तो पुरुष अविवाहित के लिए यूज करते हैं, और मेड जब भी यूज करते हैं तो स्त्री अविवाहित के लिए यूज करते हैं, बस यही याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, सलमान खान इज ए बैचलर, हम जस्ट बताए हैं कि बैचलर शब्द जो होता है अविवाहित के लिए किया जाता है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, मतलब पुरुष होना चाहिए।
उसी प्रकार कह रहा है कि ममता बनर्जी इज ए मेड। मेड जब से यूज करते हैं ये अविवाहित के लिए किया जाता है, लेकिन इसके लिए किसका होना चाहिए? स्त्री का। तो जब स्त्री अविवाहित हो तो मेड का यूज करेंगे, जब पुरुष अविवाहित हो तो बैचलर का यूज करेंगे। दोनों सेंटेंस क्या था? करेक्ट था। नेक्स्ट, अब देखिए सबूत जिसको बोलते हैं विटनेस, गवाह, प्रूफ, दो मीनिंग होता है। आपसे बोलेगा बताइए कि सबूत का कितना मीनिंग होगा, तो हम बोलेंगे सबूत का दो मीनिंग होगा। फर्स्ट में होगा विटनेस और दूसरा क्या होगा? एविडेंस होगा। दोनों में डिफरेंस होता है। विटनेस जब भी यूज करते हैं तो इसके लिए मानव के लिए सबूत के लिए यूज करते हैं, और एविडेंस जब भी यूज करते हैं तो किसी विषय वस्तु के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई जज है, जज डिमांड करता है कि हमको विटनेस चाहिए, इसमें मानव को लिया जाता है। अगर बोलेगा नहीं हमें एविडेंस चाहिए, इसमें किसी वस्तु को लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को मतलब शॉट कर देता है, शॉट डाइट कर देता है, मतलब गोली मार देता है, ठीक है, शूट कर देता है किसी को, अगर जिस इंस्ट्रूमेंट से वो शूट करता है अगर उसको ले जाएगा तो उसके लिए हो जाएगा एविडेंस। अगर उस व्यक्ति को ले जाएगा जिसने मारा है उसके लिए हो जाएगा क्या? विटनेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें सेंटेंस में लिखा हुआ है कि एन ओल्ड मैन वाज ओनली वन विटनेस ऑफ द केस। ये जो ओल्ड मैन था वो इस केस का केवल एक मात्र क्या था? विटनेस था, मतलब गवाह था। अब वहां पर बूढ़ा आदमी के लिए यूज किया है विटनेस, मतलब ओल्ड मैन क्या है? अपने आप में मानव है, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट लिखा है द नंबर प्लेट ऑफ द कार वाज द एविडेंस ऑफ द केस। तो यहां बात कर रहा है नंबर प्लेट के बारे में, बात कर रहा है, तो क्या हो गया? ये वस्तु हो गया। तो इस केस का जो है केवल एक ही सबूत था, क्या था? तो नंबर प्लेट था। तो नंबर प्लेट यहां पर क्या हो गया? एविडेंस हो गया। इतना याद रखना है कि सबूत में दो मीनिंग आता है, एक आता है विटनेस, एक आता है एविडेंस। विटनेस यूज करते हैं मानव के लिए, एविडेंस यूज करते हैं किसके लिए? वस्तु के लिए। बस ये याद रखना है। नेक्स्ट चलिए, एक शब्द आता है इश्यू। इश्यू का मतलब मुद्दा होता है, ठीक है। अब हमेशा सुन लीजिए, ये वाला जो शब्द है आप इश्यू को इश्यूज लिख सकते हैं, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे ही अगर केवल इश्यू लिखिएगा तो इसका मतलब संतान के बारे में बात करता है, मतलब ऑफ स्प्रिंग, केवल संतान के बारे में बात करता है। लेकिन अगर आप इश्यू को इश्यूज में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो उसका मतलब क्या होता है? मुद्दा होता है। तो कहने का मतलब ये इश्यू जो सिंगल शब्द है इसका दो मीनिंग होता है, एक होता है मुद्दा और दूसरा होता है संतान। जब मुद्दा के बारे में बात करेगा तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन जब संतान के बारे में बात करेगा केवल सिंगुलर के रूप में ये माना जाएगा। अगर आपको एक बच्चा के बारे में बात करना है तो केवल लिखेंगे 1 इश्यू, 10 बच्चा के बारे में बात करना है तो लिखेंगे 10 इश्यूज, अगर 100 के बारे में बात करना है तो भी लिखेंगे 100 इश्यू ही लिखेंगे। लेकिन अगर ये मुद्दा का बारे में बात कर रहा है, अगर एक मुद्दा होगा तो इश्यू, दो मुद्दा होगा तो इश्यूज, 5 हो जाएगा फिर भी इश्यूज। मतलब जब मुद्दा के बारे में बात करते हैं तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन जब संतान के मीनिंग के बारे में बात करते हैं, संतान के सेंस में सेंटेंस में यूज करते हैं तो केवल जो है सिंगुलर यूज किया जाता है, मतलब इसमें यस या यस नहीं ऐड करेंगे। सेंटेंस देखिएगा, लिख रहा है पॉवर्टी इज ए बिग इशू ऑफ इंडिया। ये पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है, वो इंडिया की क्या है? एक बड़ा मुद्दा है। अब देखिए ए लगा हुआ है, इश्यू रह गया, ये मुद्दा के बारे में बात कर रहा है तो केवल अभी इश्यू ही हुआ। लिख रहा है पॉवर्टी एंड करप्शन, मतलब गरीबी और भ्रष्टाचारी, दो मुद्दा हो गया। अब यहाँ पर इश्यू नहीं होगा, अब इश्यूज हो जाएगा क्योंकि दो मुद्दा है। क्योंकि जब मुद्दा का मीनिंग होता है तो ये अपने आप में सिंगुलर भी होता है और क्या होता है? प्लूरल भी होता है। मतलब अगर एक के बारे में बात करेगा तो इश्यू, लेकिन एक से अधिक हो जाएगा तो प्लूरल किस में कन्वर्ट हो जाता है? इश्यूज में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है कि माय ब्रदर हैज ओनली 1 इश्यू। अब बताइए मेरे भाई का जो है केवल क्या है? एक संतान है। अब फिर बता रहे हैं कि जब संतान का मीनिंग देता है तो एक बात कीजिएगा तो भी इश्यू ही रहेगा, 10 का बात कीजिएगा तो भी इश्यू ही रहेगा, 100 का बात कीजिएगा तो भी इश्यू ही रहेगा, लेकिन जब संतान का मीनिंग देगा। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है लालू हैज 9 इश्यूज। अब लालू लिखा है, अब यहाँ संतान के बारे में बात कर रहा है क्योंकि मुद्दा तो हो सकता है नहीं लालू, तो कह रहा है लालू हैज 9 इश्यू, इनके 9 संतान है। अब संतान का मीनिंग जब भी देगा तो 9 इश्यूज तो होगा नहीं,
जब भी होगा तो इशूज की जगह क्या हो जाएगा, इशू होगा। समझो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। ओनली वन लिखा हुआ था तो ठीक था, इशू था, लेकिन जैसे 9 लगा दिया तो इशूज नहीं लिखना चाहिए था, इसको क्या लिखना चाहिए था, इशू लिखना चाहिए था। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इशू का 2 मीनिंग होता है। मतलब अगर मुद्दा के बारे में बात करेगा तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन अगर संतान के बारे में बात करेगा तो केवल केवल सिंगुलर के रूप में ही माना जाएगा। मतलब आप इशूज नहीं लगा सकते हैं, जबकि मुद्दा में इशूज हो सकता है, संतान के सेंस में केवल इशू होगा। ये बात याद रखना है। नेक्स्ट चलिए, अब देखिएगा करेंसी। आप पैसा शब्द सुने होंगे, करेंसी का मीनिंग पैसा होता है। इसका 2 मीनिंग होता है, एक रूपी होता है, एक मनी होता है। रूपी जो होता है हमेशा काउंटेबल होता है, और काउंटेबल का मतलब ये होता है कि वो सिंगुलर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, प्लूरल। अगर हम बुक बोलेंगे तो बताइए क्या है, तो बोलेंगे काउंटेबल, क्योंकि बुक जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि रूपी भी क्या है, काउंटेबल है, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन मनी जो है केवल केवल अनकाउंटेबल है, और जो अनकाउंटेबल होता है वो केवल केवल क्या होता है, सिंगुलर होता है। सेंटेंस में देखिएगा, लिखा है कि माय फादर गिव मी 10 मनी। अब 10 लिखा हुआ है, 10 तो मनी तो आ नहीं सकता है। इसका मतलब क्यों नहीं आ सकता है मनी, क्योंकि 10 के बाद हमेशा नाउन प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए। अब रूपी यूज होना चाहिए, क्योंकि मनी तो अपने आप में अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर मनी की जगह क्या लिखना चाहिए था, 10 रुपीज लिखना चाहिए था। सेंटेंस क्या हो गया, गलत, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल है, रुपीज क्या है, काउंटेबल है। मतलब रुपी का रुपीज हम लिख सकते हैं। माई फादर गिव मी 10 रुपीज, अब 10 रुपीज कर दिया, सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। अगर 1 रहता तो रुपी होता, लेकिन जैसे 1 की जगह 2, 3, 4 आ जाता है तो फिर अंक के अनुसार नाउन हो जाता है, तो 10 रुपीज हो जाएगा, 100 रुपीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कर ही हैज मच रुपी। अब जब मच लगा हुआ है तो मच के साथ केवल अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल रुपी नहीं होता है। यहाँ पर होना चाहिए मनी होना चाहिए, क्योंकि मच वाटर होता है, मच मिल्क होता है, मच ऑनेस्टी, गुडनेस, बैडनेस, चाइल्डहुड होता है। मतलब मच के बाद हमेशा नाउन अनकाउंटेबल होना चाहिए। तो सही सेंटेंस हो जाना चाहिए क्या, ही हैज मच मनी इन हिज बैंक अकाउंट। उसके पास अधिक पैसे है कहाँ, बैंक अकाउंट में। तो मच के साथ हमेशा अनकाउंटेबल होता है, मनी क्या है अपने आप में अनकाउंटेबल है, और रुपी क्या है, काउंटेबल है, मतलब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्लॉथ का भी मीनिंग 2 मीनिंग होता है, पोशाक जिसको बोलते हैं। देखिएगा, अगर आप क्लॉथ में केवल यस ऐड करते हैं, इसका मतलब होता है जो आप पोशाक नहीं पहनते हैं, मतलब जो आप अपने घर में यूज करते हैं, जैसे बेडशीट हो गया, टेबल क्लॉथ हो गया, और बहुत सारा हैंडकरचीफ और क्लॉथ यूज करते हैं। और जब भी आप क्लॉथ में ईएस ऐड कर देते हैं, इसका मतलब वो क्लॉथ के बारे में बात करता है जिसको हम पहनते हैं एवरीडे। तो इस सब फिर से याद रखिए, क्लॉथ का 2 मीनिंग होता है। अगर केवल इसमें यस ऐड कर देते हैं तो जो हम पोशाक नहीं पहनते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, लेकिन जब इसमें ईएस ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब जो हम पोशाक एवरीडे पहनते हैं उसके लिए बात किया जाता है, और दोनों अपने आप में क्या है, प्लूरल है। नेक्स्ट देखिएगा, सेंटेंस लिखा है ऑल द टेबल क्लॉथ्स। अब बताइए, टेबल क्लॉथ्स जो कि हम पहनते नहीं इस चीज को, मतलब घरेलू के लिए यूज किया जाता है, पहनने के अलावा यूज कर रहा है, तो बताइए कभी भी इसमें ईएस संभव है, तब बोलेंगे नहीं। तो इसमें केवल ईएस हटाकर केवल यस लिख देता, सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। लिखा ऑल द टेबल क्लॉथ्स हैव बिकम डर्टी, जितने भी टेबल क्लॉथ्स क्या हो चुके हैं, गंदा हो चुके हैं। तो हम बोले थे कि जो कपड़ा हम नहीं पहनते हैं उसमें केवल यस ऐड करते हैं, जो कपड़ा हम पहनते हैं उसमें ईएस ऐड करते हैं। तो टेबल क्लॉथ को हम तो पहनते नहीं हैं, तो केवल क्या ऐड होना चाहिए, यस। सेंटेंस क्या हो गया, सही। नेक्स्ट लिखा हुआ है द क्लॉथ्स यू आर वियरिंग आर वेरी कॉस्टली। अब फिर से सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि जो हम कपड़े पहने हुए क्या है, बहुत महंगा है, मतलब हम जो पहने हुए मेंशन कर दिया है सेंटेंस में, जो हम पहने हुए हैं। अब यहाँ पर बताइए, जब हम पहने हुए शब्द यूज कर रहे हैं तो इसमें यस तो नहीं होना चाहिए, इसमें ई यस होना चाहिए, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। सेंटेंस अगर सही फॉर्म में माने तो इसमें यस की जगह क्या होना चाहिए था, ई यस होना चाहिए था, तब सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। फिर से इसमें याद रखना है, क्लॉथ का 2 मीनिंग होता है। यस ऐड करेंगे तो जो कपड़ा नहीं पहनते हैं, जो पोशाक नहीं पहनते उसके लिए यूज करेंगे, ईएस ऐड कर देंगे तो जो पोशाक हम पहनते हैं उसके लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, एक आता है क्लॉथिंग आता है पोशाक के सेंस में, सूट यूज किया जाता है, और एक यूज शब्द किया जाता है ड्रेस में। अगर सूट बोले तो पुरुष के लिए यूज करते हैं, और ड्रेस बोले तो किसके लिए यूज करते हैं, स्त्री के लिए। सेंटेंस देखिए, आई हैव टू बाय ए न्यू ड्रेस फॉर माई ब्रदर। अब बताइए, हम बोले सूट मेल के लिए किया जाता है, कह रहा है यहाँ पर सेंटेंस में लिखा हुआ है कि
कि आई हैव टू बाय, मुझे खरीदना पड़ता है, ए न्यू ड्रेस फॉर माई ब्रदर, मेरे भाई के लिए एक नया ड्रेस। अब बताइए कि ब्रदर के बारे में बात कर रहा है तो ड्रेस कैसे हो सकता है, क्योंकि पुरुष के लिए तो सूट यूज किया जाता है, ड्रेस लिख दिया, सेंटेंस गलत हो गया। लिखना चाहिए था इसको आई हैव टू बाय ए न्यू सूट फॉर माई ब्रदर, क्योंकि पुरुष के लिए हम यूज करते हैं सूट ना कि ड्रेस। सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट में लिखा है आई हैव टू बाय ए न्यू सूट फॉर माई सिस्टर। अब सिस्टर मतलब ये फीमेल हो गई, और फीमेल के लिए हम ड्रेस यूज करते हैं ना कि सूट यूज करते हैं। सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। सेंटेंस सही हो जाएगा आई हैव टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर माई सिस्टर, ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। तो याद रखना है कि सूट यूज करते हैं पुरुष के लिए और ड्रेस यूज करते हैं किसके लिए, स्त्री के लिए। ये दो बात याद रखना है इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, एक नाउन के फॉर्म में आता है घर या आवास की मीनिंग। दो मीनिंग होता है घर या आवास का, पहला होता है हाउस, दूसरा क्या होता है, होम। तो हमेशा याद रखना है कि जो पराया घर होता है उसके लिए हाउस यूज करते हैं, और जो अपना घर होता है उसके लिए क्या यूज करते हैं, होम यूज करते हैं। फिर सुनिए, जो रेंटेड होता है उसको हाउस यूज करते हैं, और जो अपना होता है उसके लिए क्या यूज करते हैं, होम यूज करते हैं। सेंटेंस में देखिए, करा कि वी लिव इन रेंटेड हाउस बट आई सेलिब्रेट फेस्टिवल इन माई होम। मतलब वी लिव इन रेंटेड हाउस, मतलब हम जो रहते हैं रेंटेड किराए वाले घर में रहते हैं, बट आई सेलिब्रेट फेस्टिवल इन माई होम, लेकिन अपना फेस्टिवल जो मनाते हैं अपने घर में मनाते हैं। तो जो रेंटेड के लिए है मतलब पराया घर के लिए, उसके लिए यूज किया है हाउस, और जो अपना घर है उसके लिए यूज किया क्या, होम। सेंटेंस क्या था, सही था सेंटेंस। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि पोएट सेज दैट, एक कोई पोएट है उसने कहा था कि हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। जो हाउस, जो घर जो है, पराया घर जो है वो बना होता है किससे, ईंटों से और पत्थरों से। मतलब पराया घर जो होता है वो ईंटों और पत्थरों से बना होता है। बट होम इज मेड ऑफ लव, लेकिन जो अपना घर होता है वो किससे बना होता है, प्यार से बना होता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। कहने का मतलब ये हुआ कि हाउस का मतलब होता है पराया घर, तो पराया घर बना होता है ब्रिक और स्टोन से, लेकिन जो अपना घर होता है वो कंप्लीटली किससे बना होता है, लव से बना होता है, मतलब प्यार से। तो इसमें याद रखना है कि हाउस का मतलब पराया घर, होम का मतलब क्या होता है, अपना घर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा नाउन में। यहां तक तो बात आपको समझ में आ गया होगा। इसके पहले हम बताए थे, ये वाला पार्ट बताए हैं, यूजेज ऑफ नाउन बता रहे हैं, यूजेज ऑफ नाउन में यहां तक बताएं। अब नेक्स्ट 9 में देखिएगा, 9 पार्ट देखिए, धीरे धीरे से ही सीखते रहना है, बस थोड़ा थोड़ा आप देखते रहिए। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए एक शब्द आता है, वर्ड आता है। वर्ड का दो मीनिंग होता है, एक आता है शब्द, एक आता है वचन आता है, जिसको हम प्रोमिस बोलते हैं, वादा बोलते हैं। हमेशा याद रखना है कि जो शब्द होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसे अगर हम बोले कि बताइए जी ही क्या है जी, तब बोलेंगे ही इज ए बर्ड। हम बोलेंगे नहीं, आप बताइए ही एंड सी क्या है, तब बोलेंगे ही एंड सी आर क्या, वर्ड्स। ये बोलते हैं, लेकिन ही इज ए क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। मतलब ही जो है वो क्या है, एक शब्द है, लेकिन ही एंड सी दो हो गया तो क्या बन गया, वर्ड्स बन गया। मतलब जब शब्द का मीनिंग देगा तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन जब वचन का मीनिंग देगा, वादा का मीनिंग देगा, तो केवल केवल क्या होगा, सिंगुलर। जैसे आई गिव यू वर्ड टू गेट सक्सेस सुन इन योर लाइफ, तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ या मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तू अपने लाइफ में जल्दी सफल हो जाए। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है, अगर वादा का मीनिंग देगा तो केवल केवल सिंगुलर होगा, लेकिन शब्द का मीनिंग देगा तो सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा। जब सेंटेंस में आएगा तो इस बात को हम डिटेल से आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, काम का भी दो मीनिंग होता है, वर्क का। अगर एक काम के मीनिंग बारे में बात करेगा तो केवल केवल अनकाउंटेबल होता है। सो अगर आप काम, ये अगर वर्क से अगर काम का मीनिंग देगा तो केवल केवल अनकाउंटेबल होता है, मतलब अनकाउंटेबल हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन अगर ई वर्क से अगर रचना का मीनिंग देगा, बनावट का मीनिंग देगा, तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है।
बाकी बात हम डिटेल में इसमें करेंगे। सेंटेंस जब आएगा तो बहुत सारा इस पर रूल दिया हुआ है, हम वहाँ पर बात करेंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर काम का मीनिंग देगा तो केवल सिंगुलर होता है, जब रचना का मीनिंग देगा तो हमेशा सिंगुलर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। बाकी सेंटेंस में वहाँ पर डिटेल से बताएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उसी प्रकार फोर्स एक शब्द आता है। फोर्स भी दो तरह काम करता है। अगर आप केवल फोर्स लिखते हैं तो हमेशा याद रखना है कि दो मीनिंग देता है, एक देता है बल का, एक देता है सेना का। अब सुन लीजिए, केवल फोर्स लिखा हुआ रहेगा तो उसमें बल का मीनिंग देगा जो कि हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन अगर फोर्स की जगह अगर फोर्सेस लिखा हुआ होगा तो उसमें किसका मीनिंग देता है, सेना का मीनिंग देगा जो कि क्या होता है, प्लूरल होता है। मतलब फोर्सेस लिखा हुआ रहेगा सेना का बात करेगा, केवल फोर्स लिखा होगा बल का बात करेगा। ये बात हम बताएंगे आपको वहां पे, ठीक है। सेंटेंस में ये तीन बात पूछा जाता है एग्जाम में और इस बात को हम बताएंगे, ठीक है। ये तीनों बात को देखना है, वहां पे डिटेल से बताएंगे इस बात को ज्यादा, इसलिए सेंटेंस में यहाँ पर बता नहीं रहे हैं आपको क्योंकि वहां पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा हुआ है, वहां पर मैं डिटेल से बताएंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है हमेशा बात याद रखना इंग्लिश में, ठीक है। देखिए आपको 9 तक खत्म कर दिए थे, 8, 9, 10 चल रहे हैं अब, ठीक है। 10 में देखिएगा, कहता है कि जब भी आपको इंग्लिश वर्ड में अगर ओ क्लॉक दिखे ना तो हमेशा पक्के समय के लिए किया जाता है। अगर 8:10 हुआ या 8 बजने में 10 मिनट बाकी है या 20 मिनट बाकी है तो कभी भी आप ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब ओ क्लॉक का प्रयोग जब भी आप कीजिएगा तो पक्के समय के लिए, मतलब 8 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock ऐसा ही बोलना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर टाइम एक्स्ट्रा हो गया, 1 सेकेंड भी ज़्यादा हो गया, चाहे 1 सेकेंड कम है, तो कभी भी आप ओ क्लॉक का यूज नहीं करेंगे। ये सेंटेंस याद रखना है, जैसे 8 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock। हम बोलेंगे एवरी डे आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, ऐसे बोलेंगे मैं प्रतिदिन 6 बजे उठता हूँ, तो 6 o'clock होना चाहिए, मतलब पूरा फिक्स्ड, मतलब कहने का मतलब वो एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कजिन के साथ ना तो ब्रदर रहेगा ना ही सिस्टर रहेगा। कजिन एक शब्द होता है, कजिन का मतलब होता है चचेरा होता है, ठीक है। तो कहता है कजिन के साथ ना तो ब्रदर रहेगा ना तो सिस्टर रहेगा। मतलब अगर आप लिखते हैं कजिन ब्रदर या लिखते हैं कजिन सिस्टर तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब अपने आप में आपको समझना पड़ेगा कि ये भाई के बारे में बात कर रहा है, चचेरा भाई के बारे में बात कर रहा है, या चचेरी बहन के बारे में बात कर रहा है, सिस्टर के बारे में बात कर रहा है, समझना पड़ेगा। लेकिन समझने के लिए दो कारण याद रखना है, ठीक है। अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है कि राम इज माई कजिन ब्रदर, राम मेरा क्या है, चचेरा भाई, तो हम बताएं जस्ट में कि कजिन के साथ आप ब्रदर नहीं लगा सकते हैं, कजिन के साथ सिस्टर नहीं लगा सकते हैं। सेंटेंस क्या कर दिया है, कजिन के साथ ब्रदर लगा, उसने क्या किया, गलत लग दिया। तो देखिए राम पता चल रहा है, अगर बोलेंगे राम इज माई कजिन तो पता चल रहा है कि राम मेरा क्या है, चचेरा भाई है। अगर यहाँ लिखता सीता, सीता इज माई कजिन तो पता चल जाता कि सीता मेरी क्या है, चचेरी बहन है। मतलब यहाँ पर ब्रदर और सिस्टर लगाना कोई मीनिंग ही नहीं होता है। अगर लिखा राम इज माई कजिन तो समझ रहे हैं कि ये जो चचेरा के बारे में बात कर रहा है वो कौन है, राम है, मतलब ये भाई के बारे में बात कर रहा है। सेंटेंस देखिए नेक्स्ट में, कह रहा ही इज माई कजिन, तो प्रोनाउन ही से भी पता चलता है कि किसके बारे में बात कर रहा है, चचेरा भाई के बारे में बात कर रहा है। अगर हम बोलते हैं सी इज माई कजिन, इसका मतलब ये है इसी से पता चल रहा है कि मेरी कजन बहन के बारे में बात कर रहा है। मतलब आपको दो तरह से, या तो आपको नाउन से देखना पड़ेगा या तो आपको प्रोनाउन से देखना पड़ेगा, लेकिन जस्ट तुरंत इस शब्द के अंत में, इस शब्द के तुरंत जस्ट सटा हुआ शब्द यूज नहीं कर सकते हैं, कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर, ये बात याद रखना है। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ठीक है, लिखा हुआ था कि आई वेंट टू द टेम्पल, हमने कहाँ गया, मंदिर गया, विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ, माई आंट्स, मैं अपने आंट्स के साथ, एंड माई कजिन सिस्टर। अब जस्ट बताए हैं कि कजिन के साथ सिस्टर यूज नहीं करना है। अगर केवल माई कजन लिखा है इसका मतलब ये है कि या तो उसका भाई होगा या तो कोई बहन होगा, लेकिन आप डायरेक्टली हम सिस्टर या ब्रदर नहीं लगा सकते हैं। यहाँ अंडरस्टूड होता है, समझना पड़ता है इस बात को, ठीक है। चलिए, तो सीधे याद रखना कि कजन के साथ ना तो ब्रदर आएगा ना तो सिस्टर आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट कह रहा कि जगह खाली नहीं है, स्थान रिक्त नहीं है का अंग्रेजी होता है नो रूम। इस बात को याद रखना है। अगर आप कहीं भी देखते हैं लिखा हुआ रहेगा जगह खाली नहीं, इंग्लिश में अगर कहीं भी अगर ये सेंस दे रहा है कोई सेंटेंस कि जगह खाली नहीं है, स्थान रिक्त नहीं है, तो एक ही इंग्लिश होता है नो रूम। ये बात हमेशा याद रखना है। अगर आप लिखिएगा नो प्लेस तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, लिखना पड़ेगा नो रूम।
इसमें बोलेंगे देयर इज नो रूम फॉर यू इन माई हट, देयर इज नो प्लेस फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। कह रहा है इस कंपार्टमेंट में आपके लिए कोई जगह नहीं है। अब बताएं कि जब जगह का मीनिंग अगर देगा इंग्लिश में तो नो प्लेस नहीं लिखना है, केवल लिखना है देयर इज नो रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट, मतलब इस कंपार्टमेंट में आपके लिए कोई जगह नहीं है। बोलेंगे देयर इज नो रूम इन दिस रूम, इस रूम में जगह नहीं है। देयर इज नो रूम ऑन द बेंच, बेंच पे जगह नहीं है। देयर इज नो रूम इन द बस, बस में जगह नहीं है। देयर इज नो रूम फॉर यू इन माई हार्ट, मेरे दिल में आपके लिए जगह नहीं है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि जगह खाली नहीं है, स्थान रिक्त नहीं का एक ही इंग्लिश होता है, देयर इज नो रूम, देयर इज नो रूम, देयर इज नो रूम। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां से देख लीजिए, उसके बाद फिर यहां बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं आपको।